ज्योति नारंग जी ने यूएसए से कमेंट करके पूछा है कि गुरुजी हम गिल्ट फ्री जीवन कैसे जी सकते हैं। जब सब कुछ नेचर कर रही है तो हम तो निर्दोष हुए ना, तो फिर गिल्ट जैसी चीज़ें क्यों आती हैं। कृपया इस पर कुछ स्पष्टीकरण दें। तो ज्योति जी का ये जो प्रश्न है एक तरह से अध्यात्म के जो यात्री कहो पथिक कहो उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर इस प्रश्न के समाधान को पूरा समझ लिया तो फिर यात्रा का एक तरह से मैप ही एक तरह से साफ साफ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक बात हमें देखनी चाहिए कि प्रकृति में हमारा अनुपात या संख्या क्या है, उसको देखो। जितनी संख्या पृथ्वी पर मनुष्यों की 8 अरब के लगभग, एक वैज्ञानिक सर्वे के अनुमान के अनुसार उस 8 अरब के 10,000 गुना जीवधारी मौजूद हैं पृथ्वी पर, जल थल में नभ में। और इसके अलावा पेड़ पौधे भी सभी जीवित हैं, वो अलग हैं, उनमें भी जीवन के एक तरह से सभी लक्षण हैं। लेकिन इन सब के बावजूद या इन सब में से पूरी पृथ्वी पर जो मनुष्य नामक एक तरह से कोई जीवधारी है संख्या में बहुत कम है। स्पेस में भी बहुत कम है इनके मुकाबले, कुछ भी नहीं बैठता। लेकिन फिर भी इसके अतिरिक्त कोई भी जीवधारी न तो गिल्ट में है, न किसी अपराध बोध में है, और न अकारण तनाव में है। हालांकि उनमें से बहुत से जीवधारी मांसाहारी हैं, उसके अलावा कुछ खा ही नहीं सकते, लेकिन वो सिर्फ ज़रूरत के समय जब भूख लगी तो भोजन करते हैं, फिर शांत रहते हैं काफ़ी समय तक, कोई दिक्कत नहीं। जब ज़रूरत होगी फिर लेंगे, अनावश्यक रूप से किसी को मारते नहीं फिरते। जबकि मनुष्य की सारी टेक्नोलॉजी और पिछला इतिहास भी देख लो चाहे, वो हमेशा दूसरों को डराने धमकाने, दूसरों को मार काट करने, अपना कब्जा बढ़ाने, दूसरों को प्रभावित करने, दुनिया को नष्ट करने में एक तरह से आज की भी सारी टेक्नोलॉजी और सारा धन उसी में लगा है। इसके साथ ही मनुष्य के अलावा कोई जीवधारी डिप्रेशन में, सुसाइड आदि में इनमें नहीं चक्कर में पड़ता, बीमार भी नहीं पड़ता जनरली, और बीमार पड़ता है तो फिर मरता है। जबकि उनके पास कोई भी साइकियाट्रिस्ट नहीं है, कोई धन का स्टॉक नहीं है, भोजन का स्टॉक नहीं है, कोई उनका डॉक्टर भी नहीं है, कोई उनका डायरेक्टर भी नहीं है, सब नेचुरली चल रहा है। बस सिर्फ मनुष्य जो है अकेला यही एक तरह से अनावश्यक रूप से परेशान रहता है बिना कारण। और मज़े की बात है, यही जीवधारी भूखा भी मर रहा है। एक तरफ अगर आंकड़े देखो तो दुनिया में जितने लोग भूख से मर रहे हैं उनकी काफ़ी संख्या है, 82 करोड़ के करीब 8 अरब में से। उतने ही ज़्यादा भोजन लेने से जो पैदा बीमारी होती है उनसे मर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जितने भूख से मर रहे हैं, दूसरी तरफ विकसित राष्ट्रों में पूरे आंकड़े आते हैं रोज़, 30-40% जो भोजन है जितना वो बनाते हैं वो सब नष्ट हो रहा है। तो इससे एक बात तो एक तरह से साफ हो जाती है कि हम कितनी ही मानवता की बात करें, प्रेम की करें और की करें, लेकिन वास्तविकता कहो या तथ्य कहो कुछ और ही है। और दूसरी बात ये भी साफ हो जाती है कि कहीं गड़बड़ी जो भी है वो बाहर नहीं है, गड़बड़ी मनुष्य के अंदर ही है, उसके दिमाग में ही है, उसकी मान्यताओं में ही है। और मनुष्य में एक और कमाल की बात है मनुष्य में कि अपनी समस्याएं हम खुद पैदा करते हैं और दोष जो है दूसरों को सिर मढ़ते हैं। कभी प्रकृति के सिर मढ़ दिया, कभी परमात्मा के, कभी दूसरों के, कभी भाग्य के, पता नहीं किन किन के सिर। और यही ऐसा एक तरह से जीव है जो दूसरों को ही सुधारना चाहता है, और कोई नहीं सुधारना चाहता, ये दूसरों को ही सुधारना चाहता। सारा समय शक्ति इसी पर नष्ट करता है कि दूसरे कैसे सुधर जाएं, स्वयं के ऊपर कोई काम कभी नहीं करना चाहता। और सारा समय शक्ति एक तरह से दूसरों को ही प्रभावित करने में, अपनी बात मनाने की कोशिश में, मनवाने की कोशिश में, अपने को दिखाने पर एक तरह से खर्च करता है। ये आप चारों तरफ हम सब रोज़ देखते हैं, समझते हैं। और फिर इसके साथ ही अपने को सब में श्रेष्ठ भी समझता है, ये भी ठप्पा लगाए हुए, क्योंकि इसके पास माइंड है, माइंड से इसने बहुत कुछ किया है। लेकिन सिर्फ माइंड से ही तो काम नहीं चलता, और भी बहुत चीज़ें चाहिए। माइंड हमारे होने का एक डायमेंशन है। तो होशियार भी है, बुद्धिमान भी है,
लेकिन इससे अनेक गुणों में दूसरे जीवधारी बहुत आगे हैं। तो इन सारी बातों को देखने से, समझने से एक निर्णय आते कि यदि हम ही समस्या पैदा कर रहे हैं, जो कि हम कर ही रहे हैं, तो उसका समाधान भी हमें ही खोजना पड़ेगा। और जब खोजना पड़ेगा तो फिर उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा कष्ट भी झेलना पड़ेगा, कुछ श्रम भी करना पड़ेगा, कुछ अपने को बदलना भी पड़ेगा। लेकिन हमारी जो बेसिक नेचर है हमारे माइंड की, वो कभी कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही नहीं चाहता और बिना किए ही सब कुछ चाहता है। उसका बस चले तो कुछ भी ना करे, लेकिन मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। बस बात इतनी है कि सही कैसे करें। तो प्रश्न का एक उत्तर तो यही है, ये हमने थोड़ी सी भूमिका ही बनाई। एक उत्तर तो है कि सभी की तरह, यानी जैसे प्रकृति में जीवधारी रह रहे हैं, जियो, कुछ भी मत चाहो, जो भी होता है होने दो, जो मिलता है ठीक है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, मन है ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये कि दो ही रास्ते हैं कि या तो पूरी तरह प्राकृतिक हो जाओ, तो सभी समस्याएं, गिल्ट वगैरह ये सारी की सारी आदिवासी को देखो में नहीं है, वो प्राकृतिक जीवन जीते हैं, ये सारी की सारी खत्म हो जाएंगी और शांति भी होगी। लेकिन ध्यान रखना, मरघट वाली शांति, एक बच्चे वाली, जैसे बच्चा बड़ा शांत सोता है, बड़ा सुंदर भी लगता है, लेकिन उसे पता कुछ भी नहीं, कल उसके सामने मुसीबतें आएंगी, कल समस्याएं पैदा होंगी जैसे ही बड़ा होगा विकास क्रम में। तो ये तो एक स्थिति है, ऐसे में हम प्राकृतिक होंगे, शांति भी होंगे, लेकिन विकसित कतई नहीं। या फिर एक दूसरी बात है कि पूरी बात को हम समझ लें, तब ये गिल्ट आदि समाप्त हो सकते हैं, जितने भी समस्याएं, सारी मानसिक नेगेटिविटीज़, तो उसको फिर समझें, उसको करें, अपने को बदलना है, अपने को माइंड सेट को पूरा बदलना है। और अगर वो नहीं करेंगे तो ये जो अधूरा ज्ञान हमारे पास है, ये हमेशा एक तरह से खतरनाक ही होता है, अधूरा ज्ञान। तो ये दो बातें साफ हैं। और पूरा सच ये है, तथ्य ये है वैज्ञानिक, कि जीव विकास के क्रम में मनुष्य ऐसी जगह पर आ गया कि जहाँ पर दुख अनिवार्य हो गया है। और ये कोई हम नहीं कह रहे, या वैज्ञानिक तो इस पर ज़्यादा बात भी नहीं करते, सारे जो समाज शास्त्री कहो, आध्यात्मिक लोग हो, बुद्ध जैसे लोगों ने भी बहुत पहले कहा कि जीवन दुख है। 2500 साल पहले नानक देव जी भी कह रहे हैं, नानक को दुख है सब संसार। और हम सब भी जानते हैं, भले हम कितने लिपापोती भी करें, झूठ में हंसते भी करें, कुछ भी करें, तो बड़ी सीधी बात है कि या तो पीछे जाओ जहाँ सब शांत है, जो कि संभव नहीं है। हालांकि उसकी भी हम कोशिश करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेकर और बहुत चीज़ें करके, और बहुत चीज़ें हैं जिनमें आध्यात्मिक कुछ चीज़ें भी हैं, लेकिन ये सारी व्यर्थ की कोशिश है। या फिर अगले तल पर विकसित हो जाओ, तो फिर शांति आएगी, वो स्वयं की अर्जित की हुई आएगी, स्वयं का विकास होगा, अवेयरनेस की बढ़ोतरी होगी, चेतनागत विकास होगा, और जीवन कभी भी पीछे नहीं जाता। और ये जो हमारे जीवन में दुख, तनाव, चिंताएं हैं, सब जो हैं, ये एक तरह से प्रकृति के हिसाब से कहो, अस्तित्व के हिसाब से कहो, ये सब हमें विकसित करने के लिए, हमें इनको समझना है, सजगता से झेलना है, इनको एक तरह से दुर्भाग्य मानकर नहीं कुछ करना है। ये एक प्रक्रिया है नेचुरल। तो बस बात इसमें एक ही है करने की कि चेतन रूप से जितना जल्दी हम समझ लेंगे, उतना ही जल्दी आगे के तल पर विकसित हो जाएंगे। सोए सोए कहो या अचेतन रूप से कहो, हम दुखों को कहो, समस्याओं को कहो, निगेटिविटीज़ को कहो, जन्मों जन्मों तक भी झेलते रहें तो कुछ भी नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही हमेशा मौजूद रहेंगे। क्योंकि उन सब का जो एक तरह से भोजन कहो, ईंधन कहो, फ्यूल कहो, वो हमारी बेहोशी ही है, उस पर ही वो आधारित हैं, उसके ऊपर ही वो पनपते हैं, चलते हैं। हमारी यांत्रिकता है, हमारी मूर्छा है, हमारा अब तक का माइंड सेट ही है, पुरानी फीडिंग ही है। जबकि जीवन प्रतिपल नया चाहता है, प्रतिपल नया हो भी रहा है, हम नहीं उसके साथ चल रहे हैं नहीं। तो बड़ी साफ बात है कि यदि कुछ नया चाहते हो तो फिर तो नया करना भी होगा। और नया हमेशा शुरू में तकलीफ देता है, दिक्कत देता है, और फिर कुछ समय बाद वो भी पुराना हो जाता है और सहज रूटीन में भी हो जाता है, और उसके लाभ भी फिर हमें मिलते ही मिलते हैं पक्का, फिर कुछ वो भी नहीं होती बात।
और ध्यान रखने की एक ही बात है कि चेतन रूप से सजग होकर दुखों को झेलेंगे तो वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। ये उनका मैकेनिज्म है समझने का। वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे क्योंकि सजगता प्रज्ञा पैदा करती है, एक सूक्ष्म बुद्धि पैदा करती है, हमारे अंदर एक समझ पैदा करती है, थोड़ी सी सजगता। और सजगता का मतलब है कि मुझे पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, दुख है मैं झेल रहा हूँ, बस इतना ही पता होना चाहिए। यांत्रिक नहीं कि हम हैं कहीं और मन में हम ये भी हैं कि हमारे साथ बड़ा गलत हो रहा है, इस तरह ऐसे नहीं है। फैक्ट है, जीवन में दुख है, हम विकास क्रम में हैं, झेलो जानते हुए। और इससे एक समझ पैदा होगी, एक एनालिटिकल माइंड पैदा होगा, होश इंटेलिजेंसी कुछ बढ़ेगी अपने आप ही। और वही सच में हमें मुक्त करती है, हमारी होश, हमारी इंटेलिजेंसी। और तो सब कुछ जितनी बातें हैं वो सारी की सारी एक तरह से सांत्वनाएँ हैं ही मात्र हैं, बस टेम्परेरी चीज़ें हैं, सहायताएँ मात्र कहो या मोटिवेशनल चीज़ें हैं। इसे ही बुद्ध ने अपदीपो भव कहा, हम सब जानते हैं। यही एकमात्र तरीका, सबकी सहायता लो, सब तरफ से सहायता लो, अपना दिया खुद बनो, अपनी चेतना का दिया खुद जलाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये तो सच में अब तक जो भी हमने की, ये भी एक तरह से भूमिका ही है। अब हम असली पर्सन पर आते हैं, जो उन्होंने किया है उसको और दूसरे ढंग से भी समझते हैं। हम उसकी रोज़ बातें भी सुनते हैं। अस्तित्व में द्वैत है, द्वैत यानी दो है, बाकी सब इन दो के ही विभाजन है, इनके फल फूल, इनकी शाखाएं पर शाखाएं हैं, सिर्फ दो हैं। एक प्रकृति यानी यांत्रिकता, लगातार पुनरावृत्ति, एक सर्कल में, एक साइकिल में गति। वहाँ वैसे कुछ भी नहीं है। यदि हम वहाँ कुछ भी नहीं करते हैं तो सब ठीक चल रहा है, सब होगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर विकसित होना तो कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करोगे तो फिर वही आपकी सहायता करती है। कुछ नहीं करो तो वो चलती रहेगी, आपको कुछ करना नहीं। और आप कुछ भी करेंगे, सही गलत सवाल ही नहीं, तो वो आपकी सहायता करेगी। एक तो ये प्रकृति का मामला है। दूसरी है चेतना, उसे हम पुरुष कहते हैं अध्यात्म में। उसका सीधा सा मतलब है कि होश, प्रज्ञा, सजगता, पुनरावृत्ति नहीं। ये एक बहुत बारीक चीज़ें समझने की हैं। वहाँ पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि लगातार कर्मिक विकास, इवोल्यूशन, धीमा विकास, जो कि प्रकृति में भी है। और ध्यान रखना, इस सर्कल में प्रकृति में जो बेहोशी है, एक तरह से वो तो एक तरह से नींद वाली है, लेकिन इसमें जो भी शांति आएगी, प्रकृति वाली शांति नहीं आएगी, इसमें भी एक शांति आएगी, लेकिन वो पहले तनाव से गुजरकर अंत में एक शांति आएगी, एक निर्दोषता आएगी। और ये जो विकास है ये ऊपर की ओर है, सीधा वर्टिकल, गोल नहीं, खड़ी गति ऊपर की ओर, अग्नि की तरह। हालांकि ये भी जन्मों जन्म से अब तक आने जाने के कारण गोल चक्कर जैसी लगती है। चक्कर का जीवन में, आध्यात्मिक साहित्य में चक्कर का जिक्र भी होता है। और ये सिर्फ विकास की गति धीमा होने के कारण लगता है। और इसी कारण किस दिन ये गोल चक्कर के बाहर भी आ जाते हैं, जिसको अध्यात्म में आवागमन के चक्र से मुक्त कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है। ये भी धीमी है और प्रकृति वाली भी धीमी है। ये भी इवोल्यूशन है, वो भी इवोल्यूशन है। सिर्फ अंतर यह है कि वो एक तरह से पैरेलल है, समानांतर कहो, गोल कह लो, कुछ ही कह लो, वो वहीं की वहीं है। लेकिन ये वर्टिकल है। स्लो की वजह से ये गोल लगती है, लेकिन ये वर्टिकल है, ये दूसरी दिशा में जा रही है। इसी बात को समझना है। और इसमें एक और बात समझने की, प्रकृति और पुरुष में जो एक सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि प्रकृति भी धीरे धीरे विकसित हो रही है, अति धीमी रफ्तार से। वह मनुष्य तक आने की एक तरह से योग्यता अर्जित करी है, लेकिन वह से प्रयास कुछ बड़ा नहीं कर सकती, उसकी मजबूरी है। अस्तित्व ने कहो, परमात्मा ने कहो, उसका सिस्टम ऐसा है कि वहाँ प्रयास से कुछ नहीं कर सकती, वो सारा कहीं और से नियंत्रित हो रहा है। लेकिन मनुष्य में, वो भी मनुष्य अंत तक आने की कोशिश कर, लेकिन मनुष्य चाहे तो छलांग भी लगा सकता है। उसमें एक ऐसी चेतना पैदा हो गई है कि वो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, और वो जैसा करेगा उसका परिणाम आएगा। वो चाहे अध्यात्म में जागने में छलांग लगाए या चाहे नीचे गिरने में छलांग लगाए, कुछ भी हो सकता है। वो यही उसकी स्वतंत्रता, यही उसका परमात्मा तत्व है कि वो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। और जो करोगे उसका परिणाम तो फिर पूरे नैसर्गिक नियम है, उनके हिसाब से आना ही आना है। उसके पास पूरी अक्षमता है, बस उसे जगाने मात्र की बात होती है। सारा अध्यात्म अपनी अक्षमता को जो मनुष्य के पास है उसे जगाने की, पहचानने की यात्रा है मात्र।
अस्तित्व में सीढ़ी का एक डंडा ऊपर उठ जाने की यात्रा सारा चाहता है, एक तल ऊपर, और अगले डंडे पर जो मिलेगा उसकी तो अभी कल्पना नहीं कर सकते, ना उसकी कोई ज़्यादा बात करने की जरूरत है। बात यह है कि हम आगे कैसे जाएं, अगले तल पर कैसे जाएं। गुणात्मक परिवर्तन, म्यूटेशन, क्वांटिटी वाला नहीं, क्वालिटी का, क्वालिटेटिव डिफरेंस। तो ध्यान रखना, कुछ रिस्क तो फिर लेना ही पड़ेगा, सीधी बात है। रिस्क है तो इसका हम सभी सामान्य जीवन में भी बातें सुनते हैं, और रिस्क तो वैसे भी जीवन में पग पग पर भरे ही पड़े हैं। रोज़ देखो कहीं कुछ भी हो जाता है, किसी के भी साथ हो जाता है। तो जब रिस्क ही लेना तो कोई ढंग का रिस्क लें, ऐसा तो दें, पॉजिटिव रिस्क लें, लाभदायक रिस्क लें, जिसमें कुछ अपना लक्ष्य भी हो। और अंतिम बात, प्रकृति को अपने से ज़्यादा महत्व कभी भी नहीं देना है। वह आपसे काफ़ी पीछे है विकास क्रम में, उसका लाभ लो। उसमें जाकर एक तरह से वैचारिक प्रदूषण से बहुत बचाव हो जाता है, अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, शरीर ठीक काम करता है, दिमाग ठीक काम करता है, परंतु उससे प्रभावित होने की जरा ज़रूरत नहीं। वो सहायक है, वो बनना नहीं है हमें। उसकी चीज़ें तो हमें उसमें रहने से ही मिल जाती हैं, उस पर मैं अलग से कभी एक वीडियो बनाऊंगा। तो एक तरह से वो आपके विकास में पूरी तरह सहायक है। अभी वो न्यूट्रल है, जो आप करोगे आपको सहायता करेगी पूरी तरह, लेकिन वो हमें बनना नहीं है, हमें आगे जाना है। मैं तो उसके भी पार, सबके पार, अपने भाव जगत के, अपने विचार जगत के, सबके पार शुद्धतम अपने होने मात्र में, निर्विकल्प और सजग जागी हुई स्थिति में। ये हमारा इस मनुष्य योनि का कहो, मनुष्य जन्म का कहो, लक्ष्य है। इसी पर सोचना है। जब सोचोगे तो सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। सोचो चलो, सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, बस लगातार चलो, प्रयास करने की बात है, वो हम कर ही सकते हैं। तो जो भी मित्र ने पूछा था उसमें कुछ स्पष्ट हुआ होगा, फिर भी कोई मित्र कुछ पूछना चाहे पूछ सकता है। तो आप सब ने सुना, सभी मित्रों का धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।